देखिए इक्विलिब्रियम जो है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आईआईटी जेईई है ना, या फिर आप नीट के हिसाब से देखेंगे ना, कंपटीशन के हिसाब से, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, हर साल जो है बेटा, है ना, क्वेश्चंस इस टॉपिक से, इस यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डेमो में, है ना, यही अटेंड करेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए बच्चे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर इक्विलिब्रियम, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th-12th पढ़ चुके होते हैं और हमारे पास ड्रॉपर क्लास अटेंड करने आते हैं ना, तो भी उनको इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, पता नहीं वो कैसे पढ़ते हैं, क्या है ना। इक्विलिब्रियम का मेन जो है मतलब पहले पता होगा बेटा, है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से। किसके हिसाब से? केमिस्ट्री के हिसाब से। देखो फिजिक्स में भी इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम अलग चीज है। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कैसा बोलेंगे? फिजिक्स में इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे कि जब कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है ना, और इसमें से जो नेट एक्टिंग फोर्स है वो 0 होगा बेटा, तो बॉडी में कोई हलचल नहीं होगी। वो फिजिक्स की कहानी है कि जहां पे बॉडी, है ना, इक्विलिब्रियम में होती है, जो स्टेट ऑफ बॉडी है वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, ये सारी चीजें। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब अलग होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मैं आज आप लोगों को इक्विलिब्रियम का मीनिंग पढ़ा दूं, और मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखो इक्विलिब्रियम बेसिकली बेटा, दो मेन टॉपिक है इक्विलिब्रियम में। एक आपका है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है मैंने। एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक है बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझते हैं तो डेफिनेटली आपको आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि यहाँ पे जो ओवरऑल केमिस्ट्री में ना दो टाइप के रिएक्शन होते हैं बेटा। एक होता है बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होता है? इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है बेटा कि कुछ रिएक्शन जो होंगे वो रिएक्टेंट आप लोगे और वो क्या बना लेंगे बेटा? प्रोडक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रिएक्टेंट जो होंगे वो प्रोडक्ट बना लेंगे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ सिंगल, है ना बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कार्बन लिया, O2 के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कभी कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में टूटता है क्या? बोलो, अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और O2 में टूटता है क्या? बोलो, नहीं टूटता है। हाँ कि नहीं? बोलो, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो बन गया। फिर अगर आप इसमें कोई और रिएक्शन करवाते हो ना बच्चे, फिर इसमें आप कोई और रिएक्शन करवाते हो ना, तो क्या होता है बेटा, है ना, हो सकता है कि आगे और रिएक्शन करें, लेकिन अपने आप ये पीछे नहीं चलता। ठीक है, जैसे आपका एक और रिएक्शन हो गया, एकदम बेसिक रिएक्शन बता रहा हूँ, H2 प्लस हाफ O2 gives H2। बेटा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, गरिमा आप म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, अब देखिए, कभी भी वाटर जो होता है, कभी आप वाटर ऐसे किसी बाउल में रखे हो, बकेट में रखे हो, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है क्या? नहीं, एक बार H2 बन गया सो बन गया। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं चलता, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं। अब देखो दुनिया में ना बेटा कुछ जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और कुछ जो रिएक्शन है बेटा वो रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शन क्या है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है चीजें? अच्छा, अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? जहां पे रिएक्शन क्या होता है बेटा, दोनों साइड स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप खुद ब खुद जो रिएक्शन हो जाता है। जैसे आप क्या करोगे बेटा, N2
और H2 बनाओगे, ठीक है, तो वो NH3 बन जाता है और NH3 वापिस में टूट के क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन देता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, पॉसिबल होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होता है बेटा, पॉसिबल होता है, और बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होता है बेटा, पॉसिबल होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी पॉसिबल होता है। मतलब रिएक्शन सामने साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा और जो रिएक्शन है वो रिवर्स है ना, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा। तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलता है। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगा एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन क्या होता है बेटा, चलता है, तो हम उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ, क्लियर है कि नहीं है, बोलो बोलो बेटा। ठीक है, तो बेटा इक्विलिब्रियम की कहानी जो है ना, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए नहीं, समझ में आया बेटा, इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये किसके लिए है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किसके लिए बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। किसके लिए बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो दुनिया में अगर आप ओवरऑल ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन देखोगे तो आपको दो टाइप के रिएक्शन मिलते हैं, एक आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन मिलता है और एक आपको रिवर्सिबल रिएक्शन मिलता है। अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को देखना है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। बात क्लियर है बेटा? जिनको जिनको ये बात मेरी समझ में आ गई वो हैंड राइज करके बताएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बेटा। ठीक, ऐसा हैंड राइज करते रहा करो और बोलते रहा करो, है ना। तो लाइव क्लास का मतलब है, वैसे भी बेटा देखो याद रखो इस बात को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ लेंगे, क्लास अटेंड नहीं करते हम लोग, रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। लेकिन याद रखना बेटा, वो जो कंटिन्यूटी है और वो जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपको कभी भी रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा। जब टीचर ऐसा आपके सामने लिखता है और आपसे कुछ पूछता है और आप उस चीज का जवाब देते हैं, है ना, वही सबसे बेस्ट है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ बेटा, पैरेलली हम लोगों की जो मेन बैच है वो चल रहा है कंटिन्यूअसली, डेमो बैच में भी, डेमो बैच जो डेमो क्लासेस रहेंगी वो भी कंटिन्यूअसली चलते रहेंगी, मेन बैच भी कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट है बेटा, है ना, जो मेन बैच में जाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, वो, है ना, जो भी ऑफिस का जो नंबर है जहां से आपको लिंक आता है वहां पे आप इन्फॉर्म करके, है ना बेटा, मेन बैच की लिंक ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलिए, तो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं बेटा, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने ये देखा है, अभी हम इक्विलिब्रियम तो समझे नहीं है, अभी हम लोगों ने बस यही समझा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फिजिबल रहता है। जो दोनों डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, फिजिबल रहता है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फिजिबल रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी फिजिबल रहता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फिजिबल रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे कुछ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं, ध्यान देना, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है बेटा, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है ए जो बी से रिएक्ट कर रहे हैं और सी बना रहे हैं और डी बना रहे हैं। ये जो ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्री। क्या है बच्चे, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, कितने बच्चों को स्टोइकियोमेट्री के बारे में आइडिया है, ये बताओ। कितने बच्चों को स्टोइकियोमेट्री के बारे में पता है, ये बताओ। कि ये जो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है, बताओ। किसी को कोई आइडिया है बेटा, बोलो बोलो, अगर आइडिया है कुछ बोला करो तुम लोग, बिना बोले काम भी तो बताया ना, कोऑर्डिनेशन से ही चीजें समझ में आती है बेटा, है ना। नहीं तो सामने वाला बोलते जाता है,
कहानी बहुत अच्छी लग जाती है और बाद में फिर पूरा कहानी अपन भूल जाते हैं। तो बताओ स्टोइकियोमेट्री के बारे में किसी को कोई आइडिया है क्या बेटा? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है किसी बैलेंस इक्वेशन, देखो जैसे मैं एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे अभी मैंने ली थी एक रिएक्शन N2H2NH3, ये एक इक्वेशन है बेटा, लेकिन ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है बच्चों। बैलेंस इक्वेशन कब होगी? जब मैं इसको दोनों साइड क्या करूंगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या कर दूंगा बेटा, बैलेंस कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 3 into 2 6 है ना। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? बोलो जोशुआ, बोलो बेटा कितने हाइड्रोजन है इधर? कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6। क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल में जैसे ये NH3 है ना, 3 हाइड्रोजन और ऐसे 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? बोलो कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हो गए। तो हमको रिएक्टेंट साइड भी क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 6 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो हाँ बोलो। यस 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे 3H2। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? बोलो ये इक्वेशन बैलेंस हुई कि नहीं हुई? बोलो यस देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो यहाँ डाई नाइट्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1, हाइड्रोजन के सामने 3, NH3 के सामने 2 है। तो ये जो है बेटा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। क्या है बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के हम क्या समझ सकते हैं बेटा? क्या समझ सकते हैं? देखो एक डाइनाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या समझ सकते हैं, 3 डाई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसका बेटा? अमोनिया का। समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर आप इसको ऐसा सीधे ऐसे लिख दोगे N2H2NH3, तो बेटा ये हमको सिर्फ ये बताएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनते हैं, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, कितने मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और कितना अमोनिया बनाता है, ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? यस सर बोलो यस सर इसलिए बेटा स्टोइकियोमेट्रिक यस सर कोफिशिएंट्स जो है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है ना बेटा वो बहुत स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो है ना बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाने के लिए आपको ये एक रिएक्शन बता दी। इस रिएक्शन में A B C और D, मतलब ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिया मैंने भाई आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये जो स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, ये स्मॉल d है, ये क्या है बेटा? इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं बेटा उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई? किसको Yes. किसको बात समझ में नहीं आई वो भी बताएंगे और जिनको जिनको बात समझ में आ गई वो भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा अभी तुरंत कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी, है ना बेटा, जो एडमिट हुए हैं मेरे को एक बार बता दो हैंड रेज करके, ठीक है। क्लास अभी स्टार्ट हुई है बेटा और हम लोगों ने अभी, है ना, 2 टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं। एक ऐसा रिएक्शन जो क्या है बेटा, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलता है। और ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है कि ए बी भी बना रहा है और उसी टाइम पे बी वापस ए में टूट भी जा रहा है और वहां पे इक्विलिब्रियम रीच करेगा। मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा रहा हूं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है बेटा। अच्छा अब देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, हम ये समझेंगे बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे क्या कहता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अच्छा अभी इसका मतलब आपको नहीं पता है, ये कंसंट्रेशन का मतलब आपको नहीं पता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये
जो सिंबल है ना बेटा, ये आपका किसका है? कंसंट्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? कंसंट्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का सिंबल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो रिएक्टेंट्स कौन कौन रहेंगे बेटा? ये और ये, ए और बी। बोलो हाँ। ए और बी क्या रहेंगे बेटा? रिएक्टेंट्स रहेंगे। बोलो हाँ। यस सर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन ए ले लूंगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन बी ले लूंगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है ना बेटा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये यहाँ पे क्या लग जाता है बेटा? पावर। ये आपके पावर। ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे आप क्या कर सकते हो बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? अभी मैं कंसंट्रेशन का मतलब समझाऊंगा, परेशान नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ में आया बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ना बेटा, वो क्या हो जाते हैं बेटा? उसके करेस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट्स के ऊपर पावर में लग जाते हैं। ठीक है कि नहीं है बताओ? ठीक है कि नहीं है बताओ? अभी हम लोग कंसंट्रेशन वाला पार्ट, जो ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, ये बेसिकली फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, आपका मोल कंसेप्ट का पार्ट है। उसको जब समझते हैं ना बेटा, तब ये पढ़ते हैं। और डेमो क्लास में हम कोई भी एक यूनिट उठा के हम अभी क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मोल कंसेप्ट का पार्ट है। ये मैं भी आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर एक रिएक्शन है बेटा, A gives 2B, तो यहाँ पे जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? ध्यान दो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाता है? मतलब क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। हाँ सर। दूसरा बेटा, सेकंड पार्ट, A प्लस 2B जैसा कोई रिएक्शन रहेगा, और वो मान लो दे रहा है बेटा 3C। A प्लस 2B गिव्स 3C। तो यहाँ पे जो रेट रहेगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स A और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट B, और पावर में क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। हाँ कि नहीं बोलो? समझ में आ रहा है? अभी मेरे को पता है तुम लोगों को अभी ये इसका मतलब ये है, ये जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर मैं ये कंसंट्रेशन बाद में बता दूंगा तो तुमको इसको लिखना कैसे है ये बात समझ में आ रही है? अगर एक रिएक्शन रहेगा बेटा A प्लस 2B या 3A प्लस 2B गिव C, तो जो रेट रहेगा बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा कंसंट्रेशन A पावर 3, कंसंट्रेशन B और ये पावर 2। A की कंसंट्रेशन के ऊपर उसका करेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, B के कंसंट्रेशन के ऊपर उसका करेस्पॉन्डिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? बोलो हाँ। अच्छा, अब लास्ट वन क्या रहेगा बेटा? जैसे मान लो ये मैं लिख देता हूं 4A प्लस 2C गिव्स B 4B। तो जो रेट रहेगा बेटा, रेट रहेगा, वो रेट क्या रहेगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? कैसे अरेंज करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यस नोट सर। डाउन कर लिया बच्चों? ठीक। अब देखिए,
रिवर्सिबल रिएक्शन में तो बेटा दोनों साइड चलता है रिएक्शन, फॉरवर्ड साइड भी चलता है और बैकवर्ड साइड भी चलता है। मैंने आप लोगों को क्लास जैसी स्टार्ट हुई मैंने बताया बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें, है ना बेटा, फॉरवर्ड साइड भी रिएक्शन चलता है और साथ ही साथ बैकवर्ड साइड भी चलता है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं बोलूंगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स ये है, तो ये रिएक्टेंट्स सी और डी में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, तो सी और डी वापिस क्या बना रहे हैं बेटा, ए और बी बना रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दोनों के लिए बताऊँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे बेटा, देखो आरएफ। अब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में आप फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, तो ए और बी क्या बना रहे हैं बेटा, सी और डी बना रहे हैं। ए और बी क्या बना रहे हैं बेटा, सी और डी बना रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए हो जाएगा और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी हो जाएगा। तो ये आरएफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपको ऐसा समझ में, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, ये बात क्लियर हुई कि तुम लोगों को बताओ, बोलो। Yes, sir. बोला करो बेटा। अच्छा अब अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा बेटा, आरबी है ना बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आरबी का मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट्स है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि दुनिया का कोई भी जो रिएक्शन है उसका रेट होता है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगे रहेंगे बेटा, वो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर जैसा लगे रहेंगे। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, सी और डी क्या हो जाएगा बेटा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन सी कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक। तो मैं अभी तक अपनी क्लास में क्या बता चुका हूं, देखिए मैंने ये बताया है कि बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, और इक्विलिब्रियम में है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कहाँ अटेंड करता है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तो दुनिया में ना बेटा केमिस्ट्री में है ना जितने भी रिएक्शन है वो दो टाइप के हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के हिसाब से इधर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा। रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन वो प्रोडक्ट वापस टूट के वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आगे आप लोग ऐसे बहुत सारे रिएक्शन देखने वाले। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन क्या होगा बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में, है ना, प्रोडक्ट भी वापस क्या करेगा बेटा, रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताया कि जो रेट होता है, रेट मतलब स्पीड, एक्सेलेरेटर जो आप देते हो है ना, स्पीड बढ़ते जाती है। तो बेटा इसकी जो स्पीड है ना, ये रिएक्शन होने की कितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट टूटेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होंगे, इसका जो रेट होता है ना बेटा, ये इसके ए और बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को कंसंट्रेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, कंसंट्रेशन मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन को अभी एक्सप्रेस ऐसा कर दो, फिर मैं आप लोगों को कंसंट्रेशन बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट बराबर होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा, तो ए और बी मैंने ऐसा लिख दिया, बैकवर्ड के लिए ये और ये हो जाएगा, तो मैंने ये और ये लिख दिया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों? चलिए Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ना बेटा देखो, मैंने आप लोगों को बताया ना डेमो क्लासेस में हम टॉपिक उठाते जा रहे हैं, ठीक है, और जो भी टॉपिक है ना, हो सकता है कि पिछला पार्ट, क्योंकि देखिए जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है वो मेनली बेटा फर्स्ट यूनिट का है,
तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेंट्रेशन वाला पार्ट समझा देता हूं, तो आपको जो क्लास है और आपको जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? बोलो, हाँ बोलो। Yes, sir. ठीक, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं अगर आप लोगों ने लिख लिया। अब थोड़ा सा हम कंसंट्रेशन वाले पार्ट में रीच करते हैं, है ना। कंसंट्रेशन आगे कंटिन्यू करने से अच्छा है थोड़ा सा कंसंट्रेशन वाला पार्ट आप समझ लो। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस present in 1 liter of solution. Number of moles of substance present in 1 liter of solution. अब आप बोलोगे सर आप कंसंट्रेशन तो बढ़ा दिए, है ना। अब आप बोलोगे सर आप कंसंट्रेशन तो बढ़ा दिए, लेकिन हमको तो ये मोल्स के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे थे क्लास 10 के, और अचानक से उठ के आपके डेमो क्लास में आ गए हैं। तो बेटा कंसंट्रेशन को अगर समझना है तो आपको मोल्स भी समझना पड़ेगा। तो मैं आपको, मेरे को अभी इस क्लास में मुझे मोल्स के बारे में भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक दूसरे से सारा चैप्टर लिंक करता है बेटा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एटम क्या है ये आप लोगों को बताया कि बेटा एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा वो फिक्स्ड है ना बेटा, एनर्जी सेल्स में, जिसको आप अभी तक ऑर्बिट बोलते आ रहे है ना। इन ऑर्बिट्स में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल है, मतलब न्यूक्लियस से बाहर होता है। और जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है ना बेटा, वो क्या है बेटा, न्यूक्लियर पार्टिकल। क्या है बेटा? न्यूक्लियर पार्टिकल। इतना आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? सबको बताओ है कि नहीं? जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हो, ये सारे बच्चों को ये चीज आती है कि नहीं आती, कि एटम ऐसा दिखता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। ये आप लोगों को सबको पता है कि नहीं पता है? और किसको नहीं पता है वो हैंड राइज करके बताएंगे। सबको पता है बेटा? सबको पता है बच्चों? Yes, sir. ठीक। अब देखो बेटा, है ना, हम लोग थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आज की क्लास कोई मोल कंसेप्ट की होने वाली, मोल कंसेप्ट की होने वाली, ठीक है। क्लास हम लोग इक्विलिब्रियम से स्टार्ट किए थे, लेकिन हमको बीच में समझ में आ रही है अब तो 11th के छोटे छोटे बच्चों, तो हम लोग, है ना, हम लोग थोड़ा सा अपनी क्लास को, है ना, मोल कंसेप्ट की साइड ले गए। देखो अब किसी भी एटम में बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 into 10 to the power -31। अगर आप प्रोटॉन की बात करो बेटा तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको मिलता है बेटा 1.67 into 10 to the power -27 kg। और अगर आप मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो ये भी 1.67 into 10 to the power -27 kg। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना बेटा तो आपको समझ में आएगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा वो बहुत 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 कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन की। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, बराबर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? बोलो बच्चों। Yes, sir. अरे तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो बेटा, बिना बोले कैसे काम चलेगा भैया, है। चलो ठीक। अब देखो, अगर मेरे पास कोई एटम रखा हुआ है, मेरे पास ये एटम एक रखा हुआ है, ये एक एटम रखा हुआ है,
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ये क्या है बेटा, Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास कितने हैं बेटा, ये है A, मतलब मास नंबर, ठीक है। और मुझे इस एटम को तौलना है कि ये टोटल इसका मास कितना है, इसका एटॉमिक मास देखना है, इसका एटॉमिक मास देखना है, इसका एटॉमिक मास देखना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, एक और इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे को इसका एटॉमिक मास देखना है, अगर मुझे इसका बेटा एटॉमिक मास देखना है, तो एटॉमिक मास मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो तुम्हारे पास दो ब्लैक बॉल है, तुम्हारे पास दो ब्लैक बॉल है, और तुम्हारे पास 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है। ब्लैक बॉल जो है बेटा वो 1 kg की, मतलब हर एक बॉल क्या है, 1 kg की है, 1 kg पर बॉल, ठीक है। और जो रेड बॉल है वो 2 kg पर बॉल है, 2 kg पर बॉल है। तो पूरी बॉल का मास बताओ, पूरी बॉल का मास बताओ, चलो पूरी बॉल का मास बताओ मेरे को, मास बताओ कि टोटल जो टोटल बॉल्स है ना, रेड प्लस ब्लैक, उन सब का टोटल मास कितना होगा, चलो बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा, बोलने से काम होता 8 है। kg, 8 kg. 8 kg, 1 kg पर बॉल है ब्लैक बॉल, 2 ब्लैक बॉल है, तो मैं क्या करूंगा बेटा यहाँ पे 2 इंटू 1 kg करूंगा कि नहीं करूंगा, टोटल 1 kg एक बॉल, तो 2 ब्लैक बॉल 2 इंटू 1 kg करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब जो रेड बॉल है वो 2 kg पर बॉल है, मतलब एक बॉल का कितना 2 kg, तो टोटल कितनी बॉल है बेटा 3, तो 2 इंटू 1 2 kg और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 kg, तो ओवरऑल तुम्हारे पास 8 kg बॉल। हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं yes बोलो, sir, बताओ। हाँ सर. अब मुझे इस एटम का Yes. मास कैलकुलेट करना है बेटा, इस एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कितने प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन है, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूंगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई, no sir, प्रोटॉन का मास mp है और ऐसे कितने प्रोटॉन है Z, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दूंगा, बोलो हाँ, yes sir, प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे बेटा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास नंबर माइनस Z बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बताओ। मास नंबर माइनस Z मतलब देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को ही तो बोलते हैं, हाँ कि नहीं, इतना तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, बोलो। Yes. तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पे Z है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कैपिटल A, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं A माइनस Z, हाँ कि नहीं बोलो। yes sir, तो यहाँ पे A माइनस Z ये हो गया नंबर, और इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको तौल के मैंने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है बेटा, जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो मेरे को टोटल मास मिल जाएगा ग्राम में, बोलो हाँ कि ना। yes sir, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई no sir, दुख नहीं, आगे बढ़ सकता हूँ एकदम अच्छे से मैं। yes sir, मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछने जाता हूँ, अपन डी मार्ट गए, ठीक है, अब वहां पे हमने क्या किया, 1 kg शुगर क्या किया, हम लोगों ने वेट करवाई, ठीक है, 1 kg शुगर हम लोगों ने क्या करवाई बेटा, वेट करवाई। अब हुआ क्या कि जब 1 kg शुगर हो गई ना, तो मैंने एक शुगर क्रिस्टल को उठा के नीचे रख दिया, अब उस टोटल शुगर का वेट कितना होगा,
बोलो। अरे बेटा 1 केजी शुगर मैंने तौलाई और उसमें से 1 शुगर का क्रिस्टल को निकाल दिया, अब भी शुगर टोटल 1 केजी ही तो होगी। हाँ बोलो ना। Yes, sir. क्रिस्टल डाल देने से या उसको निकाल देने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो कोई फर्क No, पड़ता है sir. क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस टोटल 1 केजी शुगर के रेस्पेक्ट में एक क्रिस्टल का वेट क्या है बेटा? नेग्लिजिबल है, 0 है। हाँ कि नहीं? Yes, sir. वैसे ही बेटा मास ऑफ प्रोटॉन इतना ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन से कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मास को, टोटल इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं भी करूं ना तो काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल है। देखो ना 10 टू द पावर -31 केजी है और ये 10 टू द पावर -27, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत कम है बेटा। तो मैं अगर कैलकुलेट नहीं भी करूंगा तो चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, है ना बेटा, एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख देता हूं। देखो अब मैं क्या करूंगा, लगभग, है ना, प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा इसको तो तुम लोगों को कोई परेशानी या दुख है क्या? बताओ। No, sir. नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, मैंने क्या लिखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख दूंगा तो तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी क्या? बोलो। मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह पे अगर मैंने मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, क्योंकि दोनों का मास बराबर होता है, तो कोई परेशानी है क्या? बोलो। No, sir. तो इसको अगर मैं देखूंगा बेटा तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो कुल मिला के ये और ये कट जाएगा बेटा। तो एटॉमिक मास मुझे मिलने वाला है मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। कोई परेशानी या दुख है तो बताओ। कोई परेशानी या दुख है तो बताओ बेटा। मतलब मास नंबर से अगर मुझे किसी एटम का मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे, यहां तक हम लोग पहुंचे तो समझ में आया, कुछ मत करो। मास ऑफ प्रोटॉन से टोटल उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के नंबर को अगर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताओ। Yes. आएगा। अरे हाँ बोलो, अच्छे से हाँ बोलो, क्या दिक्कत? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो इतना आप नोट डाउन करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। इतना आप अच्छे से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया बेटा? इरेज कर दूं बच्चों? Yes, sir. ठीक। अब मान लो आपको एक नाइट्रोजन को क्या करना है बेटा, एक नाइट्रोजन के एटम को क्या करना है, एक नाइट्रोजन एटम है, इसका आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। इसका आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब नाइट्रोजन के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि बेटा नाइट्रोजन जो है 14 उसका मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है 7। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा?
नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 7। तो मुझे कोई बताएगा कि न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7. 7। प्रोटॉन 7 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 14 है। तो बेटा 14 से 7 माइनस कर दूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7। ठीक है। अब अगर इसका एटॉमिक मास मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा? 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये तो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको पहले ही हटा। क्यों हटा दिया? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटी वैल्यू है बेटा। अब एक बात बताओ, 14 में तुम प्लस 0.00001 ऐड करोगे, इससे अच्छा 14 ही लिख दो ना, इसको हटा ही दो। हाँ कि नहीं बोलो? हाँ Yes, बोलो sir. बेटा। Yes, sir. तो बच्चे देखो यहाँ पे, इसको हटा दिया, 7 कॉमन। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, तो कायदे से मैं इसको 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकता हूँ कि एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास लगभग 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ? बताओ। Yes, sir. बोल सकता हूँ। ठीक, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी का एटॉमिक मास, उसका मास नंबर लो और मास ऑफ प्रोटॉन से क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका क्या आ जाएगा बेटा? एटॉमिक मास आ जाएगा। किसमें बेटा? इन ग्राम्स या इन केजी। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन केजी में है। 1.67 इंटू 10⁻27 केजी मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा रखा है, तो इसका मास केजी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, बोलो हाँ, बोलो Yes, हाँ। sir. हाँ दूसरा सर। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है ना बेटा, वो होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। मास नंबर होता है बेटा 16 और एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। तो अगर इसका एटॉमिक मास मैं लगभग बोल दूं कि 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी क्या? तुम लोग रोने No, लगोगे? sir. नहीं नहीं सर, हम नहीं तो पढ़ेंगे, क्या सही है क्या sir. बता रहे हो? ऐसा करोगे क्या? No, sir. बोलो, अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ। अब देखो, कार्बन बेटा मास नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसके एटॉमिक मास को मैं लगभग बोल दूंगा बेटा 12 इंटू मास ऑफ 12. प्रोटॉन, तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी क्या? बोलो। No, sir. ठीक, अगर मैं हाइड्रोजन ले लूंगा बेटा, हाइड्रोजन में ना न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, उसमें एक ही प्रोटॉन, एक ही क्या होता है, मतलब देखो एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसका मास नंबर भी 1 होगा और एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। एटॉमिक नंबर 1 क्यों है? क्योंकि एक प्रोटॉन है। मास नंबर 1 क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन है ही, 1 + 0 मतलब 1। तो इसका एटॉमिक मास मैं 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ले लूंगा, तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी क्या? No, sir. नो Very सर। good. चलो नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं बेटा। धीरे धीरे हम चीजों को सीख रहे हैं, कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको देखना अभी आगे आप लोगों को आएगा कि एक मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल बोलते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा ना, तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा, कुछ बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीचर बोल दिया कि बेटा है ना, ये आम नहीं है ना, ये क्या है, मान लो सीताफल, तो मान लेंगे हाँ भैया। लेकिन हमको बेटा ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज को रट लेना है, हमको सीखना है कि अगर इसको 1 मोल को ये बोला गया है तो क्यों बोला गया है। अभी ये वैल्यू अजीब लग रही है क्योंकि ये वैल्यू आज तक पहले तुम लोगों ने कभी देखी ही नहीं, इसलिए ये अजीब लगेगी। तो यहां तक अगर हम लोगों को पहुंचना है ना, तो हम लोगों को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। अगर मैं हीलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को बताओ कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? बोलो हीलियम का एटॉमिक मास, जल्दी बोलो, into MP. बोलो जल्दी बोलो। 4 into MP. 4 इंटू, अरे 4 प्लस नहीं बेटा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम हो गया,
और क्या बचा, सोडियम ले। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है बेटा और मास नंबर होता है 23। एटॉमिक मास मैं बोल सकता हूं 23 इंटू मास ऑफ। कई बार क्या होता है पता है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट ना बेटा मास नंबर को और एटॉमिक मास को, मास नंबर को और एटॉमिक मास को ना सेम समझ जाते हैं। मास नंबर ना बेटा उसके टोटल किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसके टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर है, जबकि एटॉमिक मास क्या है बेटा, उसका मास है ग्राम में। और वो इससे कैसे रिलेट करता है पता है, वो इससे रिलेट कैसे करता है, इसका मास नंबर था 16, तो एटॉमिक मास हो गया 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास नंबर था बेटा, यहां एक लाइन खींच देते हैं तो कंफ्यूज हो, इसका मास नंबर था बेटा 12, तो इसका एटॉमिक मास लगभग हो गया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास नंबर, हाइड्रोजन का मास नंबर बेटा कितना था 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका बेटा मास नंबर 4 था, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मास नंबर बेटा, मास नंबर कितना था 23, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 23 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, और एटॉमिक मास मतलब जब उसको मैं तौलूंगा, उसको वेट करूंगा तो कितना केजी आएगा, तो बेटा इतना केजी आएगा, इतना केजी आएगा, इतना केजी आएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। तो आप क्या करो, 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी करोगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 करोगे, क्या हो रहा है बेटा, ठीक है। तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 करोगे तो कार्बन का आ जाएगा। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 बेटा इसका कर दोगे, है ना, तो हाइड्रोजन का आ जाएगा। 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी कर दोगे तो हीलियम का आ जाएगा। और 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी कर दोगे तो किसका आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। Yes, Yes, sir. आ गई बेटा, चलो ये अच्छे से क्लियर है। ये एटम ले लिए, सबको वेट कर दिए तो एटॉमिक मास आ गया, और टोटल काउंट कर दिए कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, तो मास नंबर आ गया। हाँ कि ना, बोलो Yes, sir. बोलो बेटा। देखो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, इसको मैं बोलता हूं बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलता हूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलता हूं बेटा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना बेटा, इसको मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलता हूं। तो चाहे तुम मास ऑफ प्रोटॉन बोलो या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी आएगी। बोलो मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। मैं अब से क्या करूंगा बेटा, मैं मास ऑफ प्रोटॉन को एक यूनिट, अच्छा एक बात, यूनिट क्या होती है तुम लोगों को कुछ पता है क्या, ऐसा फील आता है कि नहीं यूनिट के बारे में, कि यूनिट क्या चीज होती है। देखो मान लो मैं 7 केले को 1 डजन बोलता हूं, क्या बोलता हूं, 7 जो भी नंबर है उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा 1 डजन। तो 14 मतलब क्या होगा, 14 मतलब क्या होगा, 2 Two dozen, dozen. 2 dozen. 21 मतलब क्या होगा। 3 dozen, अगर मैं बोलूंगा 5 डजन तो तुम समझ जाओगे कि नहीं कि सर, है ना, अगर मैं बोलूंगा 5 डजन बनाना, 5 डजन केले, तो तुम क्या समझ जाओगे, सर ना 35 केले की बात कर रहे हैं। ये दिमाग में आ जाता है कि नहीं आ जाता है बताओ। Yes, sir. आ जाता है। yes sir, बेटा मैंने क्या किया, बार बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, बार बार मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बताओ। बार बार
मुझे मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बताओ। पढ़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो अभी अचानक से तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज में पहुंच जाओगे बेटा। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ना आपसे ऑक्सीजन को क्या बोलूंगा बताऊं, ऑक्सीजन का मास नंबर 16। तो अगर ऑक्सीजन का कोई एटॉमिक मास पूछेगा ना तो मैं बोल दूंगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आपको ग्राम में चाहिए ना तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का है ना बेटा 1.67 into 10 to the power -27 kg के बराबर होता है। तो आप एक काम करना, अगर आपको केजी में चाहिए तो 1 एटॉमिक मास यूनिट से 16 को मल्टीप्लाई करना, वो केजी में आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई कार्बन का पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। अगर कोई हाइड्रोजन का पूछेगा बेटा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर किसी कोई हीलियम का पूछेगा तो मैं बोल दूंगा 4 एटॉमिक मास यूनिट। अगर कोई सोडियम का पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा 23 एटॉमिक मास यूनिट। मजा आया कि नहीं आया? अगर किसी एटम का कोई एक्स एलिमेंट है बेटा, अगर किसी एटम का मास नंबर है मान लो 50, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा 50 एटॉमिक मास यूनिट। और कोई पूछेगा केजी में बताओ तो क्या करोगे 50 into 1.67 into 10 to the power -27 kg। ले भाई तेरे को केजी में भी बता दिया और तेरे को एटॉमिक मास यूनिट में भी बता दिया और इसका मास नंबर 50 होता है। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। Yes, sir. अच्छे से फील हो गया तुम लोगों को? तो बेटा मास नंबर और एटॉमिक मास अलग चीज है। मास नंबर नंबर बताता है, एटॉमिक मास एक्चुअल में उसका वेट बताता है। और मास नंबर का एटॉमिक मास से क्या रिलेशनशिप है, हम लोग जब अप्रॉक्स वैल्यू देखते हैं ना, अप्रॉक्स वेट देखते हैं इलेक्ट्रॉन को हटा के, तो हमको ये समझ में आता है कि मास नंबर के आगे क्या करो एटॉमिक मास यूनिट चिपका दो, या मास नंबर के से है ना बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एक्चुअल वेट क्या मिल जाएगा बेटा एक्चुअल वेट ऑफ एटम को मिल जाएगा। जब हम क्या करेंगे बेटा मास नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एक्चुअल वेट of an atom is equal to mass number, ये मास नंबर है ना बेटा, इनटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। या फिर यहां पे हम लोग पहले लिखते थे मास ऑफ प्रोटॉन, और इसी को मैं समझ के क्या लिखा A इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका एक्चुअल वेट आया। इसमें बेटा अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, मतलब A इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg कर दोगे तो एक्चुअल वेट आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये 16 AMU, 1 AMU, 4 AMU, 23 AMU, ये सब क्या है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके रेस्पेक्ट में बेटा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के रेस्पेक्ट में आपको क्या लिया जा रहा है बेटा एक्चुअल वेट दिया जा रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आएगी नहीं बताओ? Yes, sir. तो इतना नोट डाउन कर लो बच्चों, इतना नोट डाउन कर लो बेटा, इतना नोट डाउन कर लो। मास नंबर इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg एक्चुअल वेट आएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्ट करके लिखना, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा देखो एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम क्या लोगे, पहले ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना। पहले लिखना बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास लेना बेटा A इंटू 1 AMU अगर बोलोगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास, और एक्चुअल एटॉमिक मास तो लिखना बेटा A इंटू 1 AMU मतलब 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg।
ये दोनों बातें समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिर आप लोगों को मजा आएगा। क्लियर है बेटा? किसी को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। बेटा जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे ना या अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो देखो अब आप लोगों के ग्रोथ का टाइम है बेटा, है ना। आप लोगों को अब क्या है, अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों की दिक्कतें, आप डायरेक्ट एक्सप्रेस करो कि सर ये क्या हुआ, ये मतलब डायरेक्ट कन्वर्सेशन का टाइम 11th-12th, है ना। नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, जो बताएगा वो लिख लिए, रट लिए, तो उससे काम नहीं चलेगा बेटा। अगर अपने को कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है बहुत अच्छे से तो आपको बेटा ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर मुझे क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का वो मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ है। फर्स्ट टॉपिक मतलब वो इक्विलिब्रियम वाला, यस सर। वो जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था वो बेटा। यस सर। अच्छा उसको अभी छोड़ो बेटा, वो क्या है ना, जब तक आपका ये मूल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, कंसंट्रेशन वाला पार्ट नहीं होगा, तब तक वो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। इसको भी कंटिन्यू करो, ये अभी आपका क्लियर बेटा। वो हमारा जो है ना वो 7th यूनिट, कौन सा यूनिट है? 7th यूनिट। मैंने क्या किया, डेमो क्लास के लिए मैंने क्या किया, वो वाला टॉपिक उठा लिया, ठीक है। फिर तुम लोगों को कंसंट्रेशन वाले पार्ट में परेशानी होगी, फिर कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा तो मोल्स में परेशानी होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट कहां पहुंच गया बेटा, मोल में। तो मोल वाला पार्ट हम लोग पहले मोल कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यस समझ सर, में आया थैंक यू बेटा? सो मच सर। यस सर। क्योंकि देखिए क्या है बेटा, डेमो में हम लोग कैसा कर रहे हैं, हम तो देखो अब एक ही चीज देखो, सुनो, एक ही टॉपिक बार बार पढ़ेंगे तो जो बच्चे है ना कम से कम 3 से 4 डेमो ले रहे हैं किसी भी एक टीचर का, तो उनको क्या होगा, वो एक ही क्लास तो हम लोग ले नहीं सकते, तो हम लोगों को टॉपिक चेंज करने पड़ेंगे बेटा। अच्छा, और पुराना टॉपिक का ही अगर आप उससे आगे बढ़ जाओगे तो जो नया बच्चा जिसकी आज फर्स्ट क्लास है उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, नए नए टॉपिक उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है? नए नए टॉपिक उठाने का मतलब रैंडमली हम एक टॉपिक उठा के उसमें सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें बच्चों को समझ में आ रही है तो फिर उसको लेक्चर समझ में आएगा। अगर बीच से कोई भी पार्ट उठा लेंगे बेटा तो लोगों को दिक्कत होगी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तो आज जिसकी फर्स्ट क्लास है बेटा, है ना, वो क्योंकि फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसको सेकंड लेक्चर कुछ समझ में आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ये चीजें क्यों हो रही है? अगर आप उसके बाद मेन बैच में शिफ्ट हो जाओगे, आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगेगी और आप मेन बैच में शिफ्ट हो जाओगे तो फिर वहां जो क्लासेस है ना बेटा कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। ठीक, तो इतना क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। ठीक, देखो अभी यहाँ जादू होता है बेटा, जादू। जादू कैसे होता है वो दिखाऊंगा तो ना, ये नंबर्स में जादू है बेटा, नंबर्स नंबर्स में जादू। देखो अगर कोई एटम है बेटा एक्स, उसका मास नंबर है ए और उसका एटॉमिक नंबर है जेड, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे ए एटॉमिक मास यूनिट। बेटा ए एटॉमिक मास यूनिट उसका एक्चुअल एटॉमिक मास है क्या? नहीं, एक एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में ए टाइम्स उसका क्या होगा, मास होगा। तो ये विद रेस्पेक्ट टू वन एटॉमिक मास यूनिट है। एक एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में इस एटम का मास कितना है, ए एटॉमिक मास यूनिट, मतलब ए टाइम्स क्या है बेटा, ज्यादा है। जैसे आप बोलते हैं अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक्चुअल मास है क्या? ये नंबर अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना बेटा तो ये एक्चुअल नहीं है, ये रिलेटिव है। इसका मतलब क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट से 12 टाइम्स ज्यादा है। फिर एक्चुअल मास कैसे मिलेगा बेटा मेरे को, एक्चुअल मास कैसे मिलेगा, एक्चुअल एटॉमिक मास कैसा मिलेगा बेटा, जब मैं क्या करूंगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू है ना 1.67 into 10 to the power -27 kg, वो मैं क्या कर दूंगा बेटा, उससे मल्टीप्लाई करूंगा
तो एक्चुअल एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्चुअल एटॉमिक मास मिल जाएगा। ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है, ये बताओ बेटा। ये आप लोग Yes, मेरे को बताओ, sir. ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? आ गई, अच्छे से आ गई बेटा समझ में। यहाँ मैंने आप लोगों को अभी तक लेक्चर में वो इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को छोड़ो, उसको हटाओ बेटा, वो तो अभी कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ेंगे ना। सबसे पहले मेरे को एक बात ये बताओ कि मास नंबर का एटॉमिक मास के साथ रिलेशन कैसा हुआ, और क्योंकि ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोल दिया। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की एक्चुअल वैल्यू ले लोगे तो एक्चुअल एटॉमिक मास आएगा। मैंने आप लोगों को बनानास का एग्जांपल मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि कितने बनाना है, तो मैंने बोल दिया 4 डजन बनाना है, 4 डजन बनाना है। ये एक्चुअल वैल्यू है क्या? ये बनानास की एक्चुअल वैल्यू है क्या? नहीं। ये क्या है? 4 डजन, मतलब डजन के रेस्पेक्ट में 1 डजन कितना होता है बेटा? 7। तो ये बेटा ये रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव या विद रेस्पेक्ट टू 7 बनाना, क्योंकि 7 बनाना को मैं 1 डजन बोल रहा हूं। तो अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 into 4, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? 1 डजन की वैल्यू से, 1 डजन की वैल्यू 7 है, उससे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो वही चीज मैं क्या कर रहा हूं? AMU लिख रहा हूं। और अगर मेरे को एक्चुअल चाहिए तो 1 AMU की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? बोलो। Yes, sir. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब देखो बेटा, अब देखो ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब मैं थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में जाऊंगा, मोल वाले पार्ट करूंगा। रिलेटिव एटॉमिक मास AMU और ये एक्चुअल मास हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो बेटा कार्बन का, अब देखना, अब मैं एक्चुअल वैल्यू में जाऊं। एक्चुअल रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा इसका? 12, क्योंकि इसका मास नंबर 12 होता है, तो 12 AMU हो जाएगा। एक्चुअल मास कितना हो जाएगा बेटा? 12 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg हो जाएगा, है ना बेटा? ये आपका हो जाएगा एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक्चुअल मास ऑफ 1 कार्बन एटम हो जाएगा 12 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, ठीक है। अब देखो इसको मैं मिटाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजेदार चीज है। देखो अगर मैं 12 AMU की जगह पे, कई बार क्या करते हैं बेटा, तुम लोग ऐसा लिखे हुए देखे होगे, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास जो रहता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तुम लोग देखे होगे 12 ग्राम लिखा है, ऐसा लिखे रहता है ना बेटा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हीलियम का 4 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम। ये ऐसे ही पढ़े हो ना 9th 10th में, ऐसे ही तो पढ़े हो ना बेटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? Yes, sir. Yes, sir. हाइड्रोजन का 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, है ना? मैं यहाँ पे लिखना, देखना, रिलेट करना, बहुत मजेदार चीज है, बहुत ज्यादा मजेदार चीज है ना। जैसे हाइड्रोजन का आप लिखते हो 1 ग्राम, हीलियम का आप लिखते हो 4 ग्राम, कार्बन का आप लिखते हो 12 ग्राम, नाइट्रोजन का आप लिखते हो बेटा 14 ग्राम, ऑक्सीजन का आप लिखते हो बेटा 16 ग्राम। ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो? देखना 3 अलग अलग चीजें हैं ना बेटा। एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, है ना? ये आपका होता है 1 AMU, मतलब 1 AMU मतलब 1 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 1 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम।
ये एक्चुअल जब तौलोगे ना बेटा तो ये एक्चुअल मास है, लेकिन उसको हमेशा बंदे कैसे लिखते हैं बेटा, 1 ग्राम। इसके रेस्पेक्ट में 1 ग्राम छोटी वैल्यू है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बता दो सर बेटा। बड़ी है। अगर एक हाइड्रोजन को तुम रखोगे और उसका वेट करोगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन तुम क्या करते हो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए क्या बोल देते हो, उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम। तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में तो हाइड्रोजन 1 ग्राम ले लोगे तो बहुत सारा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, Yes, sir. आएगा ना। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, Yes, मैं sir. क्या करता हूं बेटा, मैं बोलता हूं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम में कितना एटम आएगा, तो 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 कर दूंगा। ये बात समझ में आएगी। एक हाइड्रोजन एटम का जो एक्चुअल वेट है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आता है कि नहीं आता है। तो 1 ग्राम में कितना आएगा, इसको सबको उधर लेके चले जाऊंगा, तो इतने हाइड्रोजन एटम्स मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ बेटा। हाँ Yes, बोलो ना। sir. अरे भाई देखो 12 रुपए में, अरे हाँ। डजन वाला कंसेप्ट बहुत गड़बड़ चल रहा था, मैं 7 बोल रहा था ना, 12, ठीक है चलो कोई नहीं, कंसेप्ट में आया बेटा। मैं बोलता हूं मान लो 20 रुपए में मान लो 40 मैंगोज मिलते हैं, तो एक मैंगो कितने का मिलेगा बेटा, आप क्या करोगे, 40 को उधर लेके चले जाओगे, हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं बोलो। एक मैंगो कितने का मिलेगा, 40 को उधर लेके चले जाओगे तो 20/40 हो जाएगा। और कोई पूछेगा कि 1 रुपए में कितने मैंगो मिलेंगे, तो 20 को इधर लेके आ जाना, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 40/20 मैंगो। ये तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये वाला मैथ Yes, समझ में आया कि नहीं आया, Yes, Yes, sir. नहीं आया बेटा। Yes, sir. हाँ बोलो, Yes, sir. जिसको समझ में आया वो हैंड राइज करके बताओगे। ये कंसेप्ट, ये एकदम छोटा सा कंसेप्ट, ये भाई अगर आपको बोला गया कि बेटा 20 रुपीज में है ना 40 मैंगो मिलते हैं, है ना, मैंगोज मिलते हैं, तो अगर कोई पूछेगा कि 1 रुपीज में कितना मिलेगा, तो 20 को इधर लेके आ जाओगे और 40 से डिवाइड कर दोगे। मतलब बेटा 1 रुपए में 2 मैंगो मिलेंगे। और अगर कोई कहानी चेंज कर दिया बेटा, बोल दिया 1 मैंगो कितने का मिलेगा, तो 40 को उधर लेके चले जाना, तो 1 मैंगो इज इक्वल टू 20/40 मतलब ½ रुपीज। बोलो हाँ, समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया बेटा। Yes, sir. Analyze करो। Yes, हाँ sir. मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम जो है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24, देखो 27 केजी को ग्राम में चेंज करूंगा तो -24, तो बेटा एक हाइड्रोजन एटम 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम का है। तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, अगर आप इसको 1 ग्राम ले लिए तो कितने एटम, कितने एटम आ गए, 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। आए कि नहीं आए बेटा बताओ। Yes, sir. इसको सॉल्व करता हूं ना बेटा, तो आती है वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। मतलब हाइड्रोजन का अगर तुम 1 ग्राम बोल रहे हो ना, तो ये एक एटम का मास नहीं है, ये इतने सारे एटम्स का मास है। कितने सारे एटम्स का मास है बेटा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है। मजा आया कि नहीं आया बताओ। Yes, Yes. sir. आ गया। तो बेटा जब भी तुम 9-10 में पढ़ते थे ना कार्बन का 12 ग्राम, तो तुम एक सोचो बेटा, एक कार्बन का एटम 12 ग्राम का होगा, एक कार्बन का एटम 12 ग्राम का होगा, तो 100 कार्बन का एटम 1 किलो से ज्यादा का होगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, एटम तो बहुत छोटे हैं बेटा। तो तुम यहाँ पे ग्राम लिख रहे हो ना,
तो तुम एक एटम की बात नहीं कर रहे हो, तुम हाइड्रोजन के लिए कितने पार्टिकल्स की बात करें या कितने एटम्स की बात करें बेटा? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स की बात करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक बेटा, इसको अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं बेटा? Sir, Yes, sir. don't erase. हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। देखना बेटा, अभी लास्ट में जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा ना, मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लूंगा बेटा आज। जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा ना, तो तुम लोगों को सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एकदम मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अच्छा अभी तक हम लोग ये भूल करते आ रहे थे सर, बोलो बेटा अब हो गया आप लोगों का ये पार्ट? बेटा ये आप लोगों का हो गया? Yes, sir. रिलीज कर दो बेटा। Yes, sir. ठीक, चलो अब देखो और मजेदार चीज। चलो हीलियम का आप लेते हो 4 ग्राम। देखो हीलियम जो एटम होता है उसका मास होता है 4, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है 2। 4 जो है वो उसका मास नंबर है, 4 जो है वो उसका मास नंबर है, और 2 जो है बेटा उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। ठीक, अब देखो बच्चे, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? मेरे को सॉरी, हीलियम का बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? कोई मेरे को बताएगा क्या? कोई बच्चा? जोशुआ बताओ बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? मैं मास नंबर के आगे एमयू लगा देता हूं। इसका मास नंबर होता है 4, तो मैं 4 AMU ऐसा लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा बताओ? Yes, sir. यस सर। अगर मेरे को एक्चुअल एटॉमिक मास बोलेगा, अगर मैं एक्चुअल एटॉमिक मास बोलेगा तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बोल दूंगा। तो इसमें कोई डाउट है क्या तुम लोगों को? बोलो। Sir. नहीं, आगे बढ़ सकता हूं मैं? Yes, sir. अगर तुमको बोलेगा बेटा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? 4 ग्राम है। तो तुम बोलोगे कि सर एक्चुअल मास तो बहुत कम है, ये 4 ग्राम बोल रहे हो, तो 4 ग्राम बोल रहे हो मतलब कुछ लोचा है। तुम बोलोगे एक हीलियम एटम का मास होता है 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे बेटा? 1 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे? 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 एटम्स आ जाएंगे हीलियम के। और 4 ग्राम में कितने आ जाएंगे बेटा? बोर्ड में दिख रहा है क्या? इधर लिखता हूं ना, देखो यहां लिखता हूं। देखो एक एटम इतने ग्राम का, 1 ग्राम में इतने एटम, ये पूरी वैल्यू को उधर लेके चलेगा। तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा? 4 ग्राम में हो जाएगा 4 ग्राम। देखो ये 1 ग्राम में है 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो 4 ग्राम में कितना होगा बेटा? इंटू 4। ये बेटा देखो तो वही वैल्यू आ गई क्या जो इससे पहले आई थी? वही वैल्यू आ गई क्या जो इससे पहले आई थी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आ गई कि नहीं आई बताओ? यस सर। Yes. देखो हीलियम का मास नंबर 4, एकदम समझना बात को। हीलियम का मास नंबर 4, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे तो सर 4 एटॉमिक मास। उसका एक्चुअल मास बोलेंगे तो आप एक काम करो सर, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम कर लो। लेकिन अगर मैं हीलियम का मास 4 ग्राम लिखता हूं तो वो एक एटम का मास नहीं है, बल्कि कितने एटम का मास है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है।
बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। Yes, Yes. sir. देखो अभी मजेदार, देखो यहाँ पे भी वही नंबर, यहाँ पे भी वही नंबर, अभी मैजिकल नंबर है बेटा ये। मैं इसको इरेज कर सकता हूँ बेटा, कर दूं इसको इरेज? Yes, sir. ठीक, अब साथ साथ लिखना ना, अभी एकदम लास्ट में सारी चीज को एकदम कंपाइल करूंगा ना तो तुम लोगों को मजा आ जाएगा, तुम लोग बोलोगे ठीक सर, अब तो कोई भी आ जाए हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर, बहुत बढ़िया आपने हमको बता दिया। देखो कार्बन का मास नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर कार्बन का बेटा कोई रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे किसका बेटा, ऑफ कार्बन, तो तुम बोल दोगे 12 मास नंबर है ना, 12 एटॉमिक मास। कोई पूछे कि एक्चुअल मास बताओ कार्बन का, एक्चुअल मास मतलब उसको तौलूं है ना, तो कितना होगा, तो हम बोल देंगे तौलोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास हो। फिर वो बोलेगा कि बुक्स में तो क्या लिखा होता है, बुक्स में तो लिखा होता है, बुक्स में तो लिखा होता है 12 ग्राम, तो मैं बोलूंगा कि 12 ग्राम में कितने एटम आएंगे, तो देखो एक एटम कार्बन का, एक कार्बन का एटम का मास होता है 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो एक ग्राम में कितने एटम आएंगे बेटा, 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। और कार्बन का तुम 12 ग्राम बोल रहे हो ना, तो 12 ग्राम में आएगा 12 इंटू 1/12 इंटू 1, देखो एक ग्राम में इतने एटम्स आते हैं, तो 12 ग्राम में 12 इंटू 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, मतलब इसको भी सॉल्व करोगे ना बेटा तो वही आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सर Yes. आया। यस अब सर। देखो बेटा मैं सारी चीजों को रिलेट करूंगा, तुम लोगों को मजा आ जाए। मतलब जब भी मैं मास नंबर के आगे ग्राम लगा देता हूं, बेटा सुनो, जब भी मैं किसी एटम के मास नंबर के आगे ग्राम लगा देता हूं तो वो एक एटम के बारे में नहीं बता रहा होता है, कितने एटम के बारे में बता रहा होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया यस सर। सर। जब तुम 4 डजन बोलते हो केले, मतलब तुम, अरे मैं वो समय 7 बोल के तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया था, फिर मेरे को पढ़ाते पढ़ाते ध्यान, अरे ये क्या हुआ है ना। तो बेटा जब तुम 4 डजन के बारे में बात कर रहे होते हो, 1 डजन मतलब 12, ठीक है, 12 मतलब 1, ठीक है, तो तुम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब भी तुम क्या बोलोगे बेटा, किसी भी मास नंबर के आगे जब ग्राम चिपका देते हो ना, तो तुम एक एटम के बारे में बात नहीं कर रहे होते हो, तुम एक साथ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात कर रहे होते हो। मजा आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। यस सर। चलो अब हम ना बेटा ये सारी चीज को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, सारी चीजों को एक साथ लिखेंगे, फिर तुम लोगों को मजा आ जाएगा। देखो यहां पे लिखेंगे हम लोग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास, नहीं पहले मास नंबर लिखते हैं, मास नंबर, फिर यहां पे लिखेंगे बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर लिखना बेटा एक्चुअल एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास, फिर आप लिखना यहां पे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। देखो अगर आपको एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, हीलियम का आपको मास नंबर पता है, तो मास नंबर यहां पे हो गया 4, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा, 4 एटॉमिक मास यूनिट।
एक्चुअल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 4 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और जब यहाँ पे तुम 4 ग्राम लिखते हो मतलब तुम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हो, एटम्स ऑफ हीलियम। ये है आपका 1 एटम ऑफ हीलियम। तो जब भी तुम मास नंबर में एमयू लिखोगे मतलब तुम एक एटम के बारे में बात कर रहे हो, और जब भी तुम ग्राम लिखोगे तो तुम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के बारे में बात कर रहे हो। मजा आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। हैंड राइज करो बेटा, ये 1 2 3 4 ये चारों चीज किसको किसको समझ में आ गई? हैंड राइज करके बताओ तुम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। ये मान के चलो कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोगों को कभी दर्द नहीं होगा अगर ये समझते। चलो अब देखो, कार्बन का मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, तो मास नंबर हो गया 12। अगर यहाँ पे 12 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिए तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा। अगर यहाँ पे 12 से आप क्या करोगे बेटा 1.67 into 10 to the power minus 24 कर दोगे तो ये एक्चुअल मास आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 12 ग्राम लिख रहे हो ना बेटा तो ये एक एटम का नहीं है, ये कितने एटम का है? बोलो बोलो कितने एटम का है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये 12 ग्राम। ठीक है, अच्छा। अब नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 4, ये होता है 7। मास नंबर होता है बेटा 14। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेगा तो 14 एटॉमिक मास यूनिट, और अगर एक्चुअल एटॉमिक मास बोलेगा तो 14 से 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम को मल्टीप्लाई कर लेना। और जब तुम 14 ग्राम लिखते हो ना बेटा तो तुम एक एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स के बारे में बात कर रहे होते हो। क्लियर है बच्चे? अच्छा, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है बेटा 16, एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर 16। कोई पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कितना? 16 AMU। कोई पूछे एक्चुअल एटॉमिक मास तो 16 into 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और जब कोई 16 ग्राम लिखेगा ना तो बोला कि ये एक एटम का मास नहीं है, ये 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का मास है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा बोलो? ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है बच्चों। ठीक है, तो इतना आप लोग आज स्टडी कर लो, एक बार एनसीईआरटी बुक रीड कर लेना बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूं। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, मेरा नंबर नोट डाउन करेंगे सब लोग, और आज की क्लास कैसे लगी है ना, आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, कहाँ पे समझ में आया है, कहाँ पे समझ में नहीं आया है, कहाँ पे फास्ट चले हैं, कहाँ पे स्लो चले हैं। तो मेरा नंबर मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, आप इसमें मेरे को रिप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए एवरीवन करके कर रहा हूं मैं। ठीक है, 9074111707 है ना, रिप्लाई करेंगे बेटा सभी बच्चे। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक भी और नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे और इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे।